Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to take class on nursing management of cholecystitis and cholelithiasis. ठीक है जी. इसका हम एक जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखेंगे. इसके बाद पैथोफिजियोलॉजी की किस वजह से ही होती है, किस तरह जो है स्टोन वगैरह बनते हैं, इन्फेक्शन होते हैं बाइल में यानी गाल ब्लैडर में. ठीक है. और फिर काजेस क्या है, इसका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है, एंड फाइनली नर्सिंग मैनेजमेंट इसका क्या होता है जी. सबसे पहले इसको देखते हैं कि गाल ब्लैडर क्या चीज़ है, कहाँ पे होता है और इसका काम क्या है जी. ये आप देख रहे हो, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये लीवर है. ठीक है, ये वाला लीवर, पूरा ये लीवर है जी. ये इसके नीचे ये वाला जो आपको येलो आ रहा है ये पेनक्रियाज है. ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल ये वाला, इसी को गाल ब्लैडर कहते हैं. ठीक है जी. इसको गाल ब्लैडर कहते हैं जब इस गाल ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है. ठीक है जी, इन्फेक्शन. इन्फेक्शन जब होता है तो इसको कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं जी. और जब यहाँ पर स्टोन वगैरह बनते हैं, पथरी यहाँ पर बनते हैं, तो इसको फिर कोलिलिथियासिस कहते हैं. ठीक है जी, लिथियासिस, कोलिलिथियासिस. ठीक है जी. जब इन्फेक्शन होता है तो कोलिसिस्टाइटिस, और जब स्टोन बनते हैं तो इसको कोलिलिथियासिस होता है. ठीक है जी. फिर कोलिलिथियासिस से भी इन्फेक्शन बनते हैं, कोलिसिस्टाइटिस होता है. ठीक है जी. लीवर से ये जो डक्ट आ रहे हैं, राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट. ठीक है जी. ये आके यहाँ पर जो गाल ब्लैडर की तरफ डक्ट जा रहा है, नली जा रहा है, इसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं. ये हेपेटिक डक्ट है. यहाँ पर आके फिर पिनक्रियाटिक डक्ट जो है यानी पिनक्रियास के नार, ये सब एक दूसरे के साथ मिलते हैं. और ये जब ये सब दूसरे के साथ मिलते हैं, ठीक है जी, इसको फिर कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं. ये वाला जो है कॉमन बाइल डक्ट है. लीवर से जो हेपेटिक डक्ट आ रहा है, यहाँ पर सिस्टिक डक्ट आ रहा है, तो ये कॉमन बाइल डक्ट बनाता है. ठीक है जी, क्योंकि दोनों में बाइल होते हैं जी. फिर नीचे है कि पिनक्रियाटिक डक्ट इसके साथ मिलते हैं. ठीक है जी. इसको फिर पिनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं. और ये आके स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आता है. ठीक है जी. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल को यहाँ पर सिक्रेट करता है, और पिनक्रियास से पिनक्रियाटिक जूस जो है इसको सिक्रेट करते हैं जी. फिर इसके डिफरेंट फंक्शन होते हैं, जैसे कि बाइल या लीवर में प्रोड्यूस होते हैं, और यहाँ पर आके गाल ब्लैडर में स्टोर होते हैं बाइल जो जूस है. ठीक है जी. इसका जो मेन फंक्शन है, वेस्ट यहाँ पर जो है इसको लेके जाते हैं, और जो फैट्स है इसको डिज़ोल्व करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं. ठीक है जी. ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स करते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इसको कहते हैं. ये इसके मेन फंक्शन है बाइल का. अब जब ये वाला नाली बंद हो जाती है या यहाँ पर पथरी वगैरह फंस जाते हैं, तो इससे फिर इन्फेक्शन बनता है जी. इसको फिर कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं. और अगर ये इन्फेक्शन एक स्टोन की वजह से है तो इसको फिर कोलिलिथियासिस कहते हैं, अगर स्टोन है लीवर में, गाल ब्लैडर में तो. अच्छा जी. गाल ब्लैडर इज़ अ पियर शेप मस्कुलर सैक, जैसे आपने प्रीवियस स्लाइड में देख लिया. Store and concentrate bile prior to excretion into small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में जब बाइल सिक्रीट होता है, इससे पहले ये इसको स्टोर करता है. ये एक स्टोरेज टैंक है बाइल के लिए. ठीक है जी. एंड कंसनट्रेट करता है, क्योंकि ये बहुत डाइल्यूट होते हैं तो इसको यहाँ पर कंसनट्रेट करते हैं. ठीक है जी. इट इज़ लोकेटेड इन द फोसा एंड द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लीवर राइट लोब. ठीक है जी. पोस्टीरियर सरफेस जो है, एक इंटीरियर सरफेस आगे वाला, एक पोस्टीरियर सरफेस. ये जो पिछले वाला सरफेस जो है इसको पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं, और जो सामने नज़र आ रहा है इसको एंटीरियर सरफेस कहते हैं. ठीक है जी. लीवर के पोस्टीरियर सरफेस पे ये इसका लोकेशन है, एंड राइट लोब पे, क्योंकि लीवर के 2 लोब्स है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब. ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बड़ा वाला, ये राइट लोब है. ये यहाँ से फिर यहाँ तक जो है ये लेफ्ट लोब है. ठीक है जी. राइट लोब ये बड़ा है और लेफ्ट लोब जो है ये छोटा होता है. द सिस्टिक डक्ट जो है ये एक्सटेंड फ्रॉम गाल ब्लैडर. ये वाला सिस्टिक डक्ट है, अगले स्लाइड में भी आप देखेंगे, ये जो आपको नज़र आ रहा है. ठीक है जी. ये वाला इसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं. ये गाल ब्लैडर से एक्सटेंड होता है,
यूनियन विद कॉमन हेपेटिक डक्ट फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट। और ये जो नज़र आपको आ रहा है ऊपर से लीवर से जो आ रहा है इसको हेपेटिक डक्ट कहते हैं। यहाँ पर आके इसके साथ मिलते हैं सिस्टिक डक्ट के साथ, और कलेक्टिवली इस डक्ट को फिर कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है जी, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला ये कॉमन बाइल डक्ट है। ठीक है जी, क्योंकि लीवर से भी और गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट और ये हेपेटिक डक्ट मिलके एक कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं, यानी इसमें भी बाइल होते हैं और इस डक्ट में दोनों में बाइल होते हैं, इसलिए कॉमन बाइल डक्ट इसको कहा जाता है। अच्छा जी, सो फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इसमें बाइल स्टोर होते हैं और बाइल का ये फंक्शन है कि ये फैट्स का इमल्सिफिकेशन करता है, यानी ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स करते हैं। ठीक है जी, सो बाइल को स्टोर करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर आके बाइल स्टोर होते हैं। ठीक है जी, ये आपको जो डायग्राम नज़र आ रहा है ये लीवर है, ये वाला पूरा जो है ये लीवर है जी। ठीक है, ये तो ऊपर से इसोपी का सारा ये स्टमक है, इसको हम छोड़ेंगे। आके ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम, ठीक है जी, ये वाला ड्यूडेनम है, और यहाँ पर आके ये जो एंजाइम है रिलीज़ होते हैं, गॉल ब्लैडर से बाइल आते हैं सिस्टिक डक्ट के ज़रिए, यहाँ हेपेटिक डक्ट है यहाँ से भी बाइल आते हैं, यहाँ से फिर पेनक्रियाटिक डक्ट आता है जी, और ये सब जो है अपना सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर सिक्रेट करते हैं। सो या अगर फैट्स है यहाँ पे तो इसको इमल्सिफाई करेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह इसको आगे लेके जाएंगे। ठीक है जी, पेनक्रियाटिक जूस जो है वो डाइजेशन में हेल्प आउट करेगा। ठीक है जी, सो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पेनक्रियाज है जी। ठीक है जी, ये जो है ये तो स्टमक है, जनरल एक एनाटॉमी का एक पिक्चर है इसका, तो इजीली आप इसको देख सकते हैं कि कौन से आर्गन कहाँ पे वाक़ है जी। और फिर आप लोगों को वो भी याद है 4 क्वाड्रेंट जो आप लोगों ने पढ़े थे। ठीक है जी, सो इसमें लीवर आप अगर यहाँ पर देखें तो राइट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है जी, राइट लोअर क्वाड्रेंट, फिर लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट एंड लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट जी। तो इसमें ये आर्गन फिर वाक़ होते हैं जी। अच्छा जी, सो बाइल जो है ये, अच्छा, हेपेटो पेनक्रियाटिक स्फिंक्टर रिमेन क्लोज्ड। ये जो स्फिंक्टर है ये तो क्लोज रहता है वैसे, उस दौरान बाइल एंटर सिस्टिक डक्ट एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, क्योंकि आगे रास्ता नहीं है तो बाइल जो है यहाँ पर आके वापस यहाँ स्टोर हो जाएगा गॉल ब्लैडर में, और फिर जिस टाइम ज़रूरत हो तो तब जाके सीक्रेट हो जाएगा इन द ड्यूडेनम ल्यूमिन। ठीक है जी, ये जो इनर साइड ऑफ द ड्यूडेनम है इसको ल्यूमिन कहते हैं जी। अच्छा जी, अब आते हैं कोलिसिस्टाइटिस पे कि कोलिसिस्टाइटिस है क्या चीज़। ये तो जनरली हमने एनाटॉमी टच दे दिया, फिर फिजियोलॉजी थोड़ा पढ़ लिया इसका जी कि लीवर कहाँ पे है, गॉल ब्लैडर कहाँ पे। सो गॉल ब्लैडर इज़ लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द लीवर एंड द राइट लोब में वाक़ है। ठीक है जी, ये आपको याद होना चाहिए। अब कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है जी, ATIS जहाँ पे लगता है इसका मतलब होता है कि इन्फेक्शन हुआ है जी। अच्छा, कोलिसिस्टाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, ये वाला जो गॉल ब्लैडर है जो लीवर के नीचे बिल्कुल वाक़ था। ठीक है जी, इस तरह लीवर के नीचे वाक़ था ये। सो कोलिसिस्टाइटिस इज़ द एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर है जी। ठीक है, इसके फिर क्लासिफिकेशन है कि ये कैलकुलस की वजह से है, यानी स्टोन की वजह से इन्फ्लेमेशन हुआ है, या ए कैलकुलस है, स्टोन की वजह से नहीं हुआ है, दूसरे वजूहत है इसके जी। फॉर एग्जांपल अगर क्लासिफिकेशन में हम देखें तो कैलकुलस यानी कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस, इन ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस गॉल ब्लैडर स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट बाइल आउटफ्लो। कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस में इस तरह होता है कि यहाँ पर कैलकुलस बनता है, कैलकुलस कहते हैं स्टोन को, ये जो स्टोन पड़ा हुआ है। ठीक है जी, सो ये स्टोन आके यहाँ पर ये सिस्टिक डक्ट इसको बंद करता है ये वाला। जब ये सिस्टिक डक्ट बंद हो जाता है तो अब ये बाहर नहीं निकलेगा, जब नहीं निकलेगा तो यहाँ पर इन्फेक्शन शुरू होता है जी। ठीक है जी, क्योंकि इसका जो मोशन था फ्लूइडिटी वो कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन इसका रास्ता अब बंद हो गया। जब रास्ता बंद हो गया तो यहाँ पर बैक्टीरिया और इन चीज़ों के लिए इन्वायरमेंट बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर इन्फेक्शन होगा, और ये जो स्टोन है इसकी वजह से यहाँ इंजरी होगी। ठीक है जी, उस इंजरी की वजह से ये जो ल्यूमिन है ये ज़ख्मी हो जाएगा, इंजर हो जाएगा स्टोन की वजह से, और यहाँ इन्फ्लेमेशन शुरू होगा जी।
फिर अगर ये स्टोन आगे जाके कॉमन बाइल डक्ट में फंस जाए, ठीक है जी, यहाँ पर भी फंस सकते हैं, यहाँ नीचे आके स्पेक्टर यहाँ भी बन सकते हैं जी, ठीक है जी। तो ये स्टोन की वजह से 90% जो काजेज है ज़्यादातर वो स्टोन की वजह से है कोलेसिस्टाइटिस। फिर द रिमेनिंग 10% जो है, ठीक है, वो ए कैलक्यूलस कोलेसिस्टाइटिस। ए कैलक्यूलस कोलेसिस्टाइटिस का मतलब ये है कि ये कैलक्यूलाई की वजह से नहीं है, यानी स्टोन की वजह से नहीं है, बल्कि वैसे इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरिया का, या यहाँ पर ब्लड वेसल वो सप्रेस हो गए हैं, ठीक है जी। So acalculous cholecystitis describe acute inflammation in the absence of obstruction by gallstone. gallstone और gallstone अगर ये नहीं है और तब यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है तो इसको हम तब acalculous cholecystitis कहते हैं जी। अब इसके पैथोफिजियोलॉजी पे थोड़ा आते हैं कि किस तरह इन्फेक्शन होता है। सबसे पहले ये होता है कि कैलक्यूलस एंड एक्यूलस कोलेसिस्टाइटिस हैव डिफरेंट ओरिजिन, ठीक है जी। ये डिफरेंट ओरिजिन इसलिए है क्योंकि अगर कैलक्यूलस है तो ये स्टोन की वजह से इन्फेक्शन होगा, अगर कैलकुलस नहीं है तो डिफरेंट बैक्टीरिया की वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। सो सबसे पहले तो ये कि ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है जी। जब स्टोन है तो स्टोन लाइन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, जब डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो खुद ब खुद यहाँ पर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी जी। So calculous cholecystitis occur when gallbladder stone obstruct the bile outflow. जब बाइल की आउटफ्लो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है तो तब उस वक्त हम कहते हैं कि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है उस जगह पे, या इस जगह पे भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है जी। इसके बाद केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है। सब बाइल रिमेनिंग इन द गॉल ब्लैडर इनिशिएट्स अ केमिकल रिएक्शन, ऑटोलाइसिस एंड एडेमा अकर, ठीक है जी। या यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस भी हो सकते हैं, डिफरेंट ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन वो भी हो सकते हैं। तो उस वजह से यहाँ पर ये जो गॉल ब्लैडर है यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होते हैं। इसके बाद फिर एडेमा भी काज हो सकता है जब गॉल ब्लैडर ये ब्लॉक हो जाता है, तो फिर कोलिसिस्टेक्टोमी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो करनी पड़ती है। कंप्रेशन, blood vessel in the gallbladder compressed, so compromising its vascular supply। या इस तरह हुआ है कि जो ब्लड सप्लाई यहाँ पर है इस गॉल ब्लैडर को, वो ब्लड सप्लाई वो यहाँ पर कंप्रोमाइज़ हुआ है क्योंकि जो आर्टरी है वो यहाँ पर कंप्रेस हो गई है, तो यहाँ ब्लड नहीं आ रहा। तो इसमें वो ब्लड जब नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि गॉल ब्लैडर को पूरी तरह ग़िज़ा नहीं मिल रही, तो अब जो कंट्रैक्शन पावर है ये इसमें ख़त्म हो जाएगा, तो ये बाइल को पुश आउट नहीं करेगा फिर, ठीक है जी। सो ये इसके जनरल पैथोफिजियोलॉजी है। इसके बाद हम आते हैं कॉजेस, ठीक है जी, क्यों होता है जी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब किस तरह फैलता है, किस तरह होता है और क्यों होता है जी, ये काजेज है, ठीक है जी। कि कौन कौन से काजेज है जिसकी वजह से कोलिसिस्टाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर होता है जी। सो गॉल ब्लैडर स्टोन, एक वजह तो ये है कि स्टोन बनता है जी। कोलिसिस्टाइटिस इज यूजुअली एसोसिएट विद गैलस्टोन इम्पैक्ट इन द सिस्टिक डक्ट। इम्पैक्ट का मतलब है कि जब इकट्ठा होके फंस गया है जी, ठीक है जी। सो इससे जो है सिस्टिक डक्ट वो ब्लॉक होता है, कॉमन बाइल डक्ट वो ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से स्टोन की वजह से वहाँ पर ज़ख़म पड़ता है और उस ज़ख़म से फिर इन्फ्लेमेशन बनता है, तो इसीलिए कोलिसिस्टाइटिस काज होती है। दूसरा ये कि बैक्टीरिया गई हैं वहाँ पर, और बैक्टीरिया जहाँ पर भी होता है आपको पता है कि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन काज करता है, ठीक है जी। सो बैक्टीरिया प्लेज अ माइनर रोल इन द कोलिसिस्टाइटिस, हाउएवर सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑफ बाइल अकर इन अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ केसेस, ठीक है जी। सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकते हैं बैक्टीरिया की वजह से। अल्ट्रेशन इन फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की कमी है, ठीक है जी, या बाज जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है जी। अब कैल्शियम एक्सिलेट के स्टोन अक्सर बनते हैं, या एक्यूलस कोलिसिस्टाइटिस इज स्पेक्युलेटेड टू बी काज बाय अल्ट्रेशन इन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है जी। सो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की डिफिशियंसी से या इसमें जो अल्ट्रेशन उतार चढ़ाव आता है इससे भी एक्यूलस कोलिसिस्टाइटिस होता है। बाइल स्टेटिस, बाइल स्टेटिस का मतलब ये है कि बाइल अपनी जगह पे है, ठीक है जी, हरकत नहीं करता, यानी गॉल ब्लैडर है ये, और यहाँ पर बाइल जो है बस पड़ा हुआ है, आगे की तरफ नहीं जा रहा। जब नहीं जा रहा तो ये बाइल यहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज करेगा।
So bile status or the lack of gallbladder contraction also play a role in development of cholecystitis. जब gallbladder का contraction कमज़ोर होता है, ठीक है जी, सही तरीके से कंट्रैक्ट नहीं होता, तो ये बाइल बाहर नहीं निकलेंगे कॉमन बाइल डक्ट में, तो इस वजह से ये बाइल यहाँ पर रहेंगे, ठीक है जी, स्टेगनेंट रहेंगे। इसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है कोलेसिस्टाइटिस। अब क्लिनिकली हम अगर देखें पेशेंट को तो मुख्तलिफ़ किस्म चीज़ें साइड एंड सिम्टम्स में पेन पेशेंट को होगा जी, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन अकर विद कोलेसिस्टाइटिस, राइट अपर पेन, ठीक है जी, राइट अपर पेन इसलिए क्योंकि यहाँ पर ही आपका लीवर है, ठीक है जी। सो यहाँ पर जब आप देखेंगे पेशेंट का अगर आप पल्पेट करते हैं, ठीक है जी, तो दर्द करता है ये जगह। मर्फी साइन भी अक्सर पॉजिटिव आते हैं, ठीक है जी, मैंने आपको हेल्थ असेसमेंट में जो बताया था। तो हिप को अगर आप इस तरह यहाँ पर लेके आते हैं और यहाँ पर अगर दर्द करता है ये जगह, तो हम कहते हैं कि मर्फी साइन पॉजिटिव है। ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है जी, ल्यूकोसाइट जो है WBC वो ज़्यादा हो जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन से आपको पता चलता है कि इन्फेक्शन है। फीवर होता है क्योंकि जब इन्फेक्शन होता है तो इसके साथ फीवर होता है जी। पल्पेबल गाल ब्लैडर, जो गाल ब्लैडर है वो पल्पेबल होता है जी, आप जैसे पल्पेट करते हो तो आपको ये महसूस होगा, फील होगा। सेप्सिस भी सम टाइम होते हैं, इसकी वजह से सारे जिस्म में जब जरासीम फैलते हैं, इन्फेक्शन फैलता है, तो सेप्सिस सिस्टम में से डिफरेंट सिस्टम में। वॉमिटिंग भी होता है पेशेंट को, ठीक है जी। राइट अपर क्वाड्रेंट एब्डामिनल टेंडरनेस, ये वाला जो जगह है राइट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है जी, इसमें टेंडरनेस होगा, जैसे ही कोई पल्पेट करेगा तो दर्द करेगा जी। अफन विद आ मर्फी साइन पॉजिटिव, ठीक है जी। कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं नेक्स्ट टाइम, जैसे ही आपको या किसी को कोलेसिस्टाइटिस होता है, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं। या तो एम्फेमा होता है जी, एम्फेमा आपको पता है फ्लूइड जो है यहाँ पर जमा होगा। एन एम्फेमा ऑफ द ब्लैडर डेवलप इफ द गॉल ब्लैडर बिकम फिल्ड विद प्यूरिलेंट फ्लूइड, पस से जब ये भर जाता है, ठीक है जी, इन्फेक्शन हुआ है गॉल ब्लैडर में, यहाँ पे अब पस से भरा पड़ा हुआ है जी, तो इसमें एम्फेमा हो सकती है जी। गैंग्रीन भी हो सकता है डेवलप बिकॉज द टिश्यू डू नॉट रिसीव इनफ ऑक्सीजन एंड नरिशमेंट एट ऑल, ठीक है जी, जब टिश्यू को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता है, फॉर एग्जांपल कोई ब्लड वेसल जो है वो कंप्रेस हो गया है और ऑक्सीजन नहीं मिलता है गॉल ब्लैडर को, तो उसमें गैंग्रीन होगा, जो मस्कुलर वॉल्स है वो डेड हो जाएंगे। कोलेंजाइटिस भी काज होता है, ठीक है जी, एज द इन्फेक्शन प्रोग्रेस एज इट रीच द बाइल डक्ट, ठीक है जी, तो जैसे ही आगे की तरफ कॉमन बाइल डक्ट की तरफ जाएगा इन्फेक्शन एंड प्रोग्रेस टुवर्ड द पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ जो जितना भी डक्ट है इसको इन्फेक्ट करेगा। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग के लिए हम फिर ये करते हैं कि सबसे पहले तो बाइलरी अल्ट्रासाउंड करते हैं जाके, एब्डामिनल अल्ट्रासाउंड में खसूसी तौर पर बाइलरी, ताकि बाइल डक्ट को भी देख लिया जाए, गैल ब्लैडर को भी देख लिया जाए, कॉमन बाइल डक्ट, गैल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट, ठीक है जी, इन सब को देखा जाए कि इसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कोई स्टोन तो नहीं है, इसको कंफर्म करें जी। इसके बाद कोलिसिस्टोग्राफी भी करते हैं, ठीक है जी, यानी जो गॉल ब्लैडर है इसको भी देखते हैं। सिटी स्कैन करते हैं जी, सिटी स्कैन में रिवील गॉल ब्लैडर सिस्ट, यानी गॉल ब्लैडर में जो है इस तरह सिस्ट भी हो सकते हैं, ट्यूमर्स भी हो सकते हैं, ठीक है जी, तो सिटी स्कैन हमें ये कंफर्म करेगा। सिटी स्कैन हमें ये भी बताएगा कि डायलेशन ऑफ बाइल डक्ट का डायलेशन तो नहीं हुआ है, पंच तो नहीं गया है कोई चीज़ इसके अंदर, ठीक है जी। एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑब्स्ट्रक्टिव एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जायंटिस, यानी ऑब्स्ट्रक्टिव एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव के बारे में भी हमें ये बताएगा जी, क्योंकि जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो जायंटिस तो काज होगी, क्योंकि बाइल बाहर की तरफ नहीं जा रहा है। सो बाइल जब बाहर की तरफ नहीं जा रहा है तो सिरम में आपको ज़्यादा आएगा, ठीक है जी, बाइल, इसीलिए जायंटिस या ऑब्स्ट्रक्टिव, ये सारे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जायंटिस, ये आपको सिटी स्कैन से कंफर्म होगा जी। एब्डामिनल एक्सरे फिल्म भी वैसे करते हैं, बहरहाल इतना कामयाबी नहीं है जितना सिटी स्कैन, ठीक है जी, और MRI होता है, फिर ख़ुसूसी तौर पर सिटी स्कैन भी काफ़ी होता है जी। CBC तो हमें इन्फेक्शन के बारे में बताएगा, ल्यूकोसाइटोसिस WBC की जो रेंज है वो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इन्फेक्शन होता है। सीरम बिलिरुबिन एंड एमाइलेज हम देखते हैं, एमाइलेज जो एंजाइम है
ताकि जो पेनक्रियास से रिलीज़ होते हैं कि पेनक्रियास सही काम कर रहा है कि नहीं। सीरम बिलिरुबिन हम देखते हैं कि लीवर से जो बाइल जाते हैं बाहर निकलते हैं कि नहीं सही तरीके से, ठीक है। सीरम लिवर एंजाइम AST, ALT, एलानिन ट्रांसफेरेज, ठीक है जी, अल्कलाइन फास्फेटेज, ये सारे जो एंजाइम है ये लीवर के एंजाइम है। LFT जिसको कहते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट के लीवर किस तरह काम कर रहा है जी, इसमें उतार चढ़ाव तो नहीं है, ठीक है। एंड MRI, ठीक है, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज भी बाज़ दफ़ा देखना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर सिटी स्कैन से ही ये रूल आउट होता है जी, सिटी स्कैन से। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के। फार्माकोलॉजिकल यानी मेडिकल डॉक्टर साहिबान क्या क्या लिखेंगे इस मरीज़ को। तो सबसे पहले तो जो कोलेसिस्टाइटिस का पेशेंट है, आप लोगों ने देखे होंगे बहुत ज़्यादा पेन होता है इन लोगों को, ठीक है जी। सबसे पहले इसको तो एनाल्जेसिक देना है ताकि पेन रिलीफ हो जाए। मार्फिन, मिफेड्रिन, बहरहाल ये तो बहुत हाई क्वालिटी ये पेन किलर होते हैं। सबसे पहले ये नहीं देते, लेकिन बाद में अगर छोटे छोटे पेन किलर काम नहीं करते तो इसको फिर देना लाजमी होता है, क्योंकि इस कोलेसिस्टाइटिस में बहुत ज़्यादा पेन होता है। ऑक्सीकोडॉन ये पेन किलर है। एसिटोमाइनोफिन तो खैर जनरल है, ये जो पेनाडोल के नाम से आते हैं, पैरासिटामोल, इसको एडमिनिस्टर करते हैं पेन के लिए। तो सबसे पहले तो ये कि पेशेंट को ज़्यादा पेन ना हो, पेशेंट थोड़ा रिलीफ महसूस करे, कंफर्टनेस महसूस करे, तो इसके लिए हम पेन किलर देते हैं जी, ठीक है जी। केटेरोलिक एसिड वगैरह इस तरह भी है, लेकिन मॉर्फिन ये जो एक हाई पेन किलर है, इससे पेन वो ठीक होगा। इसके बाद अगर इन्फेक्शन कंफर्म होता है, चाहे ब्लड कल्चर से कंफर्म करना है कि कौन से एंटीबायोटिक देना है पेशेंट को, ठीक है जी, या इन्फेक्शन है तो आप वैसे एम्पेरिकल एंटीबायोटिक देते हैं। सो जनरली सेकंड और थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन जो एंटीबायोटिक के क्लास है, जैसे सिफ्ट्रैक्सोन, सिफ्टाक्साइम, ठीक है जी, ये आप सिफ्ट्रैक्सोन 1 ग्राम इंट्रावेनसली एवरी 24 आवर, ठीक है जी। और इसके साथ साथ मेट्रोनिडाजोल, ये जो फ्लैजिल के नाम से आते हैं, ठीक है जी, सिफ्ट्रैक्सोन ऑक्सीडल के नाम से भी आते हैं, टाइटन के नाम से भी आते हैं, और दूसरे कंपनी भी अपने नाम से बनाते हैं, तो जिस भी नाम से हो, लेकिन सिफ्ट्रैक्सोन या सिफोटाक्सिम, ठीक है जी, इस तरह के मेडिसिन देते हैं जी। एंड मेट्रोनिडाजोल फ्लैजिल 500 मिलीग्राम इंट्रावेनसली एवरी 6 आवर का मतलब है कि 4 टाइम इन 24 आवर्स, ठीक है जी। एवरी 8 आवर का मतलब TID और TDS, ठीक है। एवरी 12 आवर का मतलब BD, एंड एवरी 24 आवर का मतलब OD, ठीक है जी। तो जो मेन चीज़ें हैं इसमें एंटीबायोटिक एंड पेन किलर एनाल्जेसिक। पेशेंट को तकलीफ़ कम हो इसके लिए हम एनाल्जेसिक देते हैं यानी पेन किलर। पेशेंट का इन्फेक्शन कम हो इसके लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं जी। और कौन सी एंटीबायोटिक? सेफालोस्पोरिन का जो खासकर एडवांस थर्ड जनरेशन है वहाँ से मेडिसिन उठाते हैं, सिफ्ट्रैक्सोन, सिफ्टाक्साइम, ठीक है जी। सो ये सारी चीज़ें हम वहाँ से उठाते हैं। एंड इसके साथ साथ हम मेट्रोनिडाजोल यानी फ्लैजिल वो भी साथ में देते हैं जी पेशेंट को। अच्छा जी, इन सीवियर केसेस फ्लोरोक्विनोलोन सच एज सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है जी, 400 मिलीग्राम इंट्रावेनसली एवरी 12 आवर प्लस मेट्रोनिडाजोल में भी गिवन। ये वही एंटीबायोटिक है जो कि फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है जी। सो इसको हम फिर देते हैं पेशेंट को इंट्रावेनसली, लेकिन ज़्यादातर इससे ठीक होता है थर्ड जनरेशन जो है एंटीबायोटिक का, सिफालोस्पोरिन, सिफ्ट्रैक्सोन वगैरह इससे ठीक हो जाते हैं। अच्छा जी, ये तो था कोलेसिस्टाइटिस। सो कोलेसिस्टाइटिस अभी आप लोगों को पता चल गया कि इन्फ्लेमेशन होता है यानी इन्फेक्शन होता है गाल ब्लैडर में और गाल ब्लैडर के डक्ट्स में, यानी हेपेटिक डक्ट्स, कॉमन बाइल डक्ट्स या सिस्टिक डक्ट्स, उसमें जब इन्फेक्शन होता है, ठीक है जी। और ख़ासकर गाल ब्लैडर जो इसका टारगेट होता है, तो ख़ासकर जब गाल ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है इसको कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं। फिर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी आपने पढ़ लिया। इसके बाद कोलिलिथियासिस। अब कोलिलिथियासिस ये तकरीबन सेम ही चीज़ है, ये स्टोन इन द गाल ब्लैडर, ये अगर आप देखें, ठीक है जी, आपको स्टोन ही नज़र आएंगे गाल ब्लैडर में, ये वाला, ठीक है। सो इसको कोलिलिथियासिस कहते हैं जी। ये फिर वही हेपेटिक डक्ट, ये सिस्टिक डक्ट, ये यहाँ पर स्टोन अगर फंस गया है तो आके स्टोन यहाँ पर पेनक्रियाटिक डक्ट जो है इसको भी ब्लॉक करेगा,
हिपेटोपेनक्रियाटिक स्फिंक्टर जो है ये भी ब्लॉक हो सकता है। नीचे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ड्यूडेनम का पार्ट है, ठीक है जी। सो कोलिलिथियासिस रेफर टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्क्यूलाई यानी स्टोन इन द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में जब स्टोन प्रोड्यूस होता है तो इसको हम कोलिलिथियासिस कहते हैं। कोलिलिथियासिस इज द प्रेजेंस ऑफ गॉलस्टोन और कैल्क्यूलाई कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल साल्ट इन द गॉल ब्लैडर। ये मिनरल साल्ट वगैरह से इस तरह गॉल ब्लैडर में ये स्टोन बनते हैं, ये जो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वगैरह इनसे भी बनते हैं, ठीक है जी, स्टोन्स। फिजियोलॉजी ये है कि जो द फॉर्मेशन ऑफ गैलस्टोन इज अपन प्रेसिडेड बाय द प्रेजेंस ऑफ बाइलरी स्लजिस, जैसे कि विस्कस मिक्सचर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन का बहुत ज़्यादा विस्कस मिक्सचर, ठीक है जी, बहुत गाढ़ा जब मिक्सचर बनता है तो इससे भी बनता है। कैल्शियम डिपॉजिट यानी जो कैल्शियम ज़्यादातर जमा होते हैं, ठीक है जी, सो कैल्शियम स्टोन भी बन सकते हैं। एंड कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल जो है वो भी इम्पैक्ट होकर स्टोन बनाते हैं इन द गॉल ब्लैडर और बाइलरी डक्ट इनमें। सो ओकेजनली गैलस्टोन आर कंपोज्ड ऑफ बिलिरुबिन से भी कभी कभार बनते हैं स्टोन, a chemical that is produced as a result of standard breakdown of RBC। जब रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन होता है तो तब बिलिरुबिन से स्टोन भी बन सकते हैं, लेकिन ये बहुत ओकेजनली होता है। अच्छा जी, अब कोलिलिथियासिस के लिए कौन कौन से मेडिसिन होंगे? अब पेन तो दोनों सूरतों में होता है जी, इन्फेक्शन हुआ है चाहे स्टोन है तो अब स्टोन से इन्फेक्शन भी होगा बाद में, जब स्टोन पड़ा हुआ है तो इससे भी इन्फेक्शन हो सकता है जी। सो एनाल्जेसिक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एनसेड जो है, जैसे डिक्लोफेनिक वगैरह, ठीक है जी, ऑक्सीकोडान और मॉर्फिन, ये सारी चीज़ें हैं, इसको हमने एडमिनिस्टर करना है। या केटोरोलिक एसिड, ये ट्रामाडोल तोराडोल, ठीक है जी, ट्रामाडोल तोराडोल जो है वो भी हम दे सकते हैं जी। कैन बी यूज टू रिलीव बाइलरी पेन को जो है ये रिलीव करता है जी, ठीक है। सो लेप्रोस्कोपिक कोलिस्टेक्टोमी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर सिम्टोमेटिक गॉल ब्लैडर डिजीज। अगर सिम्टोमेटिक है यानी जो सिम्टम्स है, मर्फी साइन भी पॉजिटिव है, टेंडर भी है, पेन भी करता है जी, वॉमिटिंग वगैरह ये सब करता है, तो ये सिम्टोमेटिकली फिर इसका लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी यानी रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर को फिर टोटली रिमूव करता है जी, ठीक है जी। रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड कोलिसिस्टेक्टोमी, ठीक है। लेकिन बाद लोग प्रेफर नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं हमने सर्जरी नहीं करवाना है, तो फिर मजबूरन इन लोगों को कुछ मेडिसिन पे में डालना पड़ता है, ठीक है जी। आर्सोडी ऑक्सीकोलिक एसिड, ये आर्सोडी ऑक्सीकोलिक एसिड एक मेरे ख्याल में ये आर्सो के नाम से भी आते हैं, ठीक है जी, ये तो जेनेरिक नाम से है, आर्सो के नाम से भी आते हैं ये। सो आर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड इज अ बाइल साल्ट, ये एक बाइल साल्ट है दैट वाज गिवन ओरली फॉर अप टू 2 years to dissolve some cholesterol stone and many we consider in occasional selective patient who refuse cholecystectomy। कोलिसिस्टेक्टोमी अगर रिफ्यूज़ करता है पेशेंट कि मैंने नहीं करना है और वहाँ पर स्टोन है, तो फिर इसको आर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड को प्रिस्क्राइब करते हैं। ये मेडिसिन ये एब्जॉर्ब करता है, डिग्रेड करता है, स्टोन को जो है डिग्रेड करता है, ठीक है, ये छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करता है। द डोज इज 8 to 13 milligram पर kg इन डिवाइडेड डोजेस डेली, ठीक है जी, ये इसका डोज है 8 से लेकर 13 मिलीग्राम पर kg इन डिवाइडेड डोज। इसके बाद हम आते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। कोलेसिस्टाइटिस एंड कोलिलिथियासिस दोनों के तकरीबन सेम ही है कि हम इसके नर्सिंग मैनेजमेंट किस तरह करेंगे जी। सो सबसे पहले तो मॉनिटर वाइटल साइन एंड बाउल साउंड, ठीक है, बाउल साउंड हमने मॉनिटर करना है कि वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन वगैरह इस तरह की चीज़ें तो नहीं है। वाइटल साइन हमने मॉनिटर करना है जी, ठीक है जी, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है कि नहीं, क्योंकि इन्फेक्शन जब ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, तो इससे टेकिकार्डिया भी ज़्यादा होगी, टेकिकार्डिया भी होगी, यानी जो पल्स आप जब चेकआउट करेंगे तो 100+ आएगा आपको, ठीक है जी। असिस पेन को आप असिस करना है टाइमली। नाज़िया आप पेशेंट से पूछेंगे कि उल्टी तो आपको नहीं आ रही, वॉमिटिंग एंड एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक और अदर एंटीएमेटिक, अगर है तो फिर इसको आप एनाल्जेसिक लगाते हो, पेन किलर या एंटीएमेटिक ग्रेविनेट वगैरह आप लगाते हो ताकि पेशेंट वॉमिटिंग ना करे।
मॉनिटर एंड मेंटेन इंजी ट्यूब इफ़ यूज्ड। अगर इंजी ट्यूब है तो इसको आपने मॉनिटर करना है कि इसमें बाइल वगैरह इस तरह की चीज़ें तो आपको नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है जी। एंड मेंटेन इंजी ट्यूब। एक्यूरेटली रिकॉर्ड आई एंड ओ, यानी इनपुट और आउटपुट को आप सही रिकॉर्ड करें, यानी जो इतने फ्लूइड आप पेशेंट को देते हो उसको भी आप चार्ट में रिकॉर्ड करते हो, और जो आउटपुट यूरिन के फॉर्म में आता है पेशेंट का वो भी आप रिकॉर्ड करते हो जी। सो नर्सिंग प्रोसेस में आप क्या करेंगे, कोलेसिस्टाइटिस एंड कोलेलिथियासिस के। सो नर्सिंग प्रोसेस में आप ये करेंगे कि आप नर्सिंग असेसमेंट करेंगे। सब्जेक्टिव डेटा वही आपको ऑलरेडी पता है कि जो पेशेंट आपको खुद बताता है। क्लाइंट डिस्क्राइब पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट। क्लाइंट बताएगा कि मुझे इस जगह पे दर्द है। रेडिएटिंग टू द राइट स्केपुलर एरिया, ठीक है जी, जो राइट स्केपुलर एरिया है पीछे ये वाला, इसकी तरफ रेडिएट होता है। दैट अकर 2 to 4 आवर आफ्टर अ मील कंटेनिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फैट। जब फैटी खाना मैं खाता हूँ, मुर्गी ग़िज़ा वगैरह, तो इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, दाद जैसी सिचुएशन होती है, फ्लैटुलेंस होता है, ठीक है जी। यहाँ पर गैस वगैरह बनते हैं पेट में, एंड डाइजेशन, खुराक आज़म नहीं होता मेरा जी। ये पेशेंट आपको बताएगा इन सब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा में आप खुद देखेंगे, आप असेसमेंट करेंगे, शोज़ वॉमिटिंग, ठीक है जी। ओकेजनली फीवर आप देखेंगे थर्मामीटर से। जॉइंटनेस आप देखेंगे आंखों में, म्यूकोजा में आप देखेंगे, ठीक है जी। कंजक्टाइवा वगैरह में आप इसको रोल आउट करेंगे। स्किन कलर से भी आपको पता चलता है। एंड क्ले कलर्ड स्टूल आप देखेंगे, ठीक है जी, ये है कि नहीं है। डार्क यूरिन, ठीक है जी, ये तो नहीं है। लेबोरेटरी एनालिसिस शो इंक्रीज अल्कलाइन फास्फेटेज, वाइट ब्लड सेल काउंट एंड बिलिरुबिन। ये लेबोरेटरी वाला हमें बताएगा कि ये चीज़ें ज़्यादा हो गई है, तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये कोलेसिस्टाइटिस है। अच्छा जी, अब नर्सिंग डायग्नोसिस, इसके लिए हम क्या बनाएंगे, फिर उस डायग्नोज का प्लानिंग और आउटकम कैसे करेंगे, और नर्सिंग इंटरवेंशन कैसे बनाएंगे इसके लिए जी, ठीक है जी। ये लास्ट 2-3 स्लाइड रहते हैं। सो नर्सिंग डायग्नोज एक तो ये कि एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन आर ब्लॉक्ड बाइल डक्ट। पेशेंट को पेन है, क्यों है जी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुआ है या बाइल डक्ट ब्लॉक है जिसकी वजह से पेन है जी। अच्छा, इसके लिए आपका प्लानिंग क्या है जी। अभी चलो आपने तो ये डायग्नोज बनाया, लेकिन क्या प्लानिंग है आपका अभी जी। मेरा ये प्लानिंग है, एज अ नर्स के द क्लाइंट विल एक्सपीरियंस लेस पेन एज एविडेंस बाय पेन स्केल विद इन 1 आवर ऑफ इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट। प्लान ये है साहब जी कि मेरा ये ख्याल है कि मैं अपने पेशेंट को 1 घंटे में कंफर्टेबल फील कराना चाहता हूँ कि इसका पेन कम हो, ये मेरा प्लानिंग है। अच्छा जी, तो इसके लिए इंटरवेंशन क्या है, प्लानिंग तो आपने बताया, इंटरवेंशन क्या है। सो इंटरवेंशन कीप क्लाइंट नथिंग पर ओरल और ऑन क्लियर लिक्विड डाइट एज ऑर्डर, ठीक है जी। आप ओरली कोई जो खुराक वगैरह इसको आप नहीं देते। क्लियर लिक्विड जिसमें जैसे फैट्स वगैरह, कैल्शियम वगैरह इस तरह से चीज़ ज़्यादा ना हो, वो आप देते हैं। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एज ऑर्डर, अगर डॉक्टर ने एनाल्जेसिक प्रिस्क्राइब की है तो इसको आप लगाएंगे पेशेंट को। मॉनिटर इंजी ट्यूब टू डीकम्प्रेस द एब्डामिन एज ऑर्डर। इंजी ट्यूब जो है इसको आप मॉनिटर करेंगे, टाइमली इसको आप देखेंगे, ठीक है जी। ऑब्जर्व फॉर जॉइंटनेस एंड बाइल फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है जी। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जॉइंटनेस तो नहीं है एंड बाइल फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, तो जॉइंटनेस आप देखेंगे ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, ठीक है जी। सो ये आपके इंटरवेंशन है, यानी जनरली आप पेन किलर देंगे, जो मेन इंटरवेंशन है एक्यूट पेन के लिए। इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू डिक्रीज लंग एक्सपेंशन बिकॉज ऑफ पेन। पेन की वजह से फिर बंदा सही तरीके से सांस भी नहीं ले पा रहा, तो इस वजह से पेशेंट को इनइफेक्टिव ब्रीथिंग होता है, यानी सही इफेक्टिव ब्रीथिंग नहीं कर सकता। सो द क्लाइंट विल डिमॉन्स्ट्रेट अप्रोप्रिएट ब्रीथिंग पैटर्न एंड विल नॉट हैव रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन वाइल हॉस्पिटलाइज, ठीक है जी। तो ये है कि पेशेंट जो है वो सही तरीके से अपना सांस ले सके, मेरा ये कोशिश होगा जी। अच्छा जी, आप इसका इंटरवेंशन के लिए क्या करेंगे जी। इंटरवेंशन ये है कि असिस्ट द क्लाइंट टू कफ एंड ब्रीथ डीपली एवरी 2 आवर, ठीक है जी। आप क्लाइंट को असेस करेंगे, इसको बताएंगे कि आप कफ करें, फिर डीप ब्रीथ लिया करें हर 2 घंटे में। एंड टीच यूज़ ऑफ इंसेंटिव स्पायरोमीटर, जो स्पायरोमीटर आते हैं जिसमें फूंक मारते हैं ताकि लंग्स जो है वो सही तरीके से भर जाए। लंग्स के जो कैपेसिटी है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इससे भी करते हैं, ठीक है जी।
and teach splinting technique for comfort and to facilitate breathing. splinting technique आप बताते हो कि वो breathing को जो है facilitate करे. and turn client every 2 hour and ambulate as soon as indicated. अपना जो क्लाइंट है आप हर 2 घंटे बाद इसको आप एम्बुलेट करते हो. एम्बुलेट आप इसलिए करते हो कि अगर आप क्लाइंट को एम्बुलेट नहीं करते तो आपका क्लाइंट जो है इसमें बेड सोर वगैरह अल्सर जो है वो काज हो जाएंगे. ठीक है जी, क्योंकि इस तरह के जो पेशेंट है अक्सर बेड रिडन होता है. ठीक है जी, तो आप ये कोशिश करते हैं कि बेड सोर वगैरह ना हो. एम्बुलेट करें एज सुन एज इंडिकेटेड. अगर सर्जरी पेशेंट ने की है, पोस्ट सर्जिकल है, तो एम्बुलेट करते हैं. ठीक है जी, या इससे पहले अगर पेशेंट इसके एबल है कि वो चल फिर सके तो आप कोशिश करते हैं कि पेशेंट एम्बुलेट हो जी. अच्छा, रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू नाजिया. ठीक है जी, और इंजी ट्यूब लगा हुआ है, एनपीओ नथिंग पर ओरल है और बाइल ड्रेनेज है. ठीक है जी, सो फ्लूइड वॉल्यूम वो भी डेफिशिएंट रिस्क है कि वो कम हो जाएगा. जब पेशेंट वॉमिटिंग करता है तो इससे वॉल्यूम कम होता है. ठीक है जी, इंजी ट्यूब वगैरह लगा हुआ है तो इससे अगर फ्लूइड बाहर आ रहा है तो भी वॉल्यूम कम होता है. नथिंग पर ओरल है, आप मुंह से कुछ नहीं देते पेशेंट को तो भी फ्लूइड वॉल्यूम वो डेफिशिएंस होंगे जी. ठीक है जी, और बाइल ड्रेनेज है, बाइल जो है वो ड्रेन कर रहा है बाहर की तरफ तो भी डिहाइड्रेट होता है पेशेंट जी. तो इसके लिए आपके प्लानिंग जो है वो ये होना चाहिए कि द क्लाइंट विल मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन एज एविडेंस बाय इनपुट एंड आउटपुट दैट इज़ नियरली इक्वल एंड मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन. तो आप पेशेंट के ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट है मॉइस्ट मेम्ब्रेन, इसको आप देखते हो कि पेशेंट का मेम्ब्रेन मॉइस्ट है कि नहीं. इनपुट आउटपुट आप जब दे रहे हो 24 आवर में तो जो यूरिन वो कितने बनते हैं. ठीक है जी, नॉर्मल बनते हैं कि नहीं, तो इसको आपने कंफर्म करना है. नर्सिंग इंटरवेंशन में ये कि आप मॉनिटर इनपुट एंड आउटपुट एवरी शिफ्ट इंक्लूडिंग इंजी ड्रेनेज एंड टी ट्यूब. अगर टी ट्यूब लगा हुआ है ड्रेनेज के लिए, ठीक है जी, जो टी ट्यूब लगते हैं उसको भी आप असेस करते हैं कि कितना फ्लूइड इसमें आया है जी. ठीक है जी, कितना फ्लूइड जो है इंजी जो ट्यूब है इससे आया है, तो इसको आपने रिप्लेस करना है. इसका मतलब है अगर ज़्यादा फ्लूइड आया है तो इसका मतलब है कि पेशेंट ने ज़्यादा फ्लूइड जो है बाहर की तरफ एक्सगोडेट किया है, तो इसीलिए पेशेंट को अब फ्लूइड की ज़रूरत पड़ेगी. और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है अगर वो ड्राई है तो पेशेंट आप ये फिर कंसिडर करते हैं कि पेशेंट जो है डिहाइड्रेट है. मेंटेन पेटेंसी ऑफ इंजी ट्यूब. पेशेंट को अगर इंजी ट्यूब लगा है तो इसका पेटेंसी यानी पैटर्न खुला हुआ रखना ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है जी. तो ये सारे जो डायग्नोसिस, इसके लिए प्लानिंग एंड नर्सिंग इंटरवेंशन, इसको जब आप करते हैं तो इसके बाद आप इवालुएट करते हैं जी ईच आउटकम टू डिटरमिन हाउ इट हैज़ बीन मेट बाय द क्लाइंट, कि क्लाइंट को ये किस तरह जो है मिल गया, यानी क्लाइंट इसके साथ ठीक हो गया कि नहीं. ठीक है जी, अगर क्लाइंट ठीक हो गए तो ठीक है, आपके इंटरवेंशन वो कामयाब हो गए, पॉजिटिव आउटकम दे दिया जी आपको. अगर ठीक नहीं हो गए तो फिर ये करना है कि आप अपने साइकिल दोबारा शुरू करते हैं, असेसमेंट आप करते हैं, दोबारा देखते हैं कि कहाँ पे कमी है जी, ताकि वहाँ से प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें जी. अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं नर्सिंग केयर प्लानिंग एंड गोल्स. जो नर्सिंग केयर प्लानिंग क्या होंगे एंड गोल्स क्या होंगे. ठीक है जी, सो कोलिसिस्टाइटिस एंड कोलिलिथियासिस नर्सिंग केयर प्लान. द मेजर गोल फॉर द पेशेंट इंक्लूड रिलीव पेन एंड प्रोमोट रेस्ट. क्योंकि जो कोलिलिथियासिस या चाहे कोलिसिस्टाइटिस, इस तरह पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है इनको. ठीक है जी, तो सबसे पहले तो इसमें आप रेस्ट प्रोमोट करें, कंफर्ट पेशेंट को आप दे दें कि पेशेंट पेन से रिलीफ फील करे. इसके बाद मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स जितने भी है, फ्लूइड लेवल, इसको आपने मॉनिटर करना है. प्रिवेंट कम्प्लिकेशन ना हो. ठीक है जी, इसको आपने प्रिवेंट करना है. तो आप जो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है इसको फॉलो करना है. डॉक्टर्स आर्डर डिफरेंट, वो इसको फॉलो करना है. पेशेंट को आप एज नर्सिंग असेसमेंट भी पेशेंट का करना है टाइमली. प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डिजीज प्रोसेस, प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट नीड्स. पेशेंट को आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं डिजीज़ के बारे में कि ये डिजीज़ किस तरह होता है, कि कितने टाइम में ये ठीक होता है. ठीक है जी, ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है जी. प्रोमोट एडिक्वेट रेस्ट.
आप पेशेंट के लिए जो नर्सिंग केयर प्लान बनाते हो ताकि पेशेंट जो है एडिक्वेट रेस्ट ले ले। एडमिनिस्टर इंट्रावेनस फ्लूइड, पेशेंट को इंट्रावेनस फ्लूइड मिले जी। मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट, इनटेक को आप मॉनिटर करते हैं एंड आउटपुट को आप मॉनिटर करते हैं कि आपके नर्सिंग प्लान में केयर प्लान में शामिल होता है कि मैंने पेशेंट का फ्लूइड का इनपुट एंड आउटपुट इसको मैंने मॉनिटर करना है। एंड मॉनिटर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब एंड सक्शनिंग, ठीक है जी। तो जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है इसको भी आपने मॉनिटर करना है कि इसमें क्या है जी, एंड सक्शनिंग, ठीक है जी, कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है इन जो ट्यूब की ये सही तरीके से लगा हुआ है कि नहीं, ब्लॉक तो नहीं है, इसमें फ्लूइड इसमें आ रहा है कि नहीं, ठीक है जी। एंड सक्शनिंग, अगर ज़्यादा सिक्रीशन वगैरह आते हैं तो सक्शनिंग भी आपके नर्सिंग केयर प्लान में शामिल होता है। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स इफ़ प्रिस्क्राइब्ड, एंटीबायोटिक्स अगर इंट्रावेनस है या ओरल है जो भी है इसको आपने एडमिनिस्टर करना है जी। फॉर एग्जांपल सेफ्ट्रैक्सोन 500 मिलीग्राम या 1 ग्राम यानी 1000 मिलीग्राम बीडी में है तो इसको आपने सही टाइम पे एडमिनिस्टर करना है, ठीक है जी। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर वार्ड में इस तरह होता है कि सुबह का डोज वो 8 बजे लगता है, फॉर एग्जांपल एक टेडेस डोज है, ठीक है जी। हम फॉर एग्जांपल एक लोहा का एग्जांपल लेंगे, साइक्लोवियर या जो भी मेडिसिन है टेडेस में, तो आपने 8 बजे जब लगाया तो टेडेस का मतलब है कि एवरी 8 आवर यानी 8 घंटे के बाद। अब इस पेशेंट को आपने 8 बजे अगर डोज लगाया है तो नेक्स्ट डोज इसको 4 बजे लगाना चाहिए जी, ठीक है जी। तो यूँ होता है कि हॉस्पिटल में अक्सर 2 बजे शिफ्ट जो है वो ओवर होता है, सो 2 बजे से पहले पहले जो लोग हैं वो आके अपना शुरू करता है मेडिसिन, ठीक है जी, कि ये ख़त्म हो जाए टेडेस। सो 1 बजे 12 बजे डोज लगाते हैं। या जो इवनिंग शिफ्ट वाले आते हैं वो तो 2 बजे आते हैं, तो 2 बजे आते ही वो शुरू कर दे टेडेस राउंड, या 3 बजे तो उसी वक्त जो है मेडिसिन लगाते हैं फिर बैठते हैं जी। तो टाइम जो है ड्यूरिंग द डोज, ठीक है जी, जो इंटरवल है वो सही नहीं रहता जी, ठीक है जी। तो इसलिए डोज में बहुत ज़्यादा हमने एहतियात, जो 5 राइट्स है कि राइट पेशेंट को आप राइट डोज लगाते हो, ठीक है जी, राइट मेडिसिन लगाते हो, राइट डोज लगाते हो इस मेडिसिन का, राइट रूट में लगाते हो और राइट टाइम पे लगाते हो जी, ठीक है जी, और राइट फ्रीक्वेंसी के साथ। सो ये जो राइट्स है बहरहाल इसमें कुछ चीज़ें हैं कि वक्त के साथ अगर पेशेंट ज़्यादा है तो फिर ये चीज़ें मुश्किल हो जाती है जी। सो अगर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब्ड है तो इसको आपने एडमिनिस्टर करना है। एंड फाइनली आप पेशेंट को अगर डिस्चार्ज करते हो तो इसमें आप टीचिंग ये करते हो, आप इसे एजुकेट करते हो पेशेंट को कि पेशेंट विद कोलेसिस्टाइटिस मस्ट बी एजुकेटेड रिगार्डिंग काजेज ऑफ देयर डिजीज़, कि ये जो डिज़ीज़ है ये ज़्यादातर आप इस तरह के जो त्रुश गाने मेरे ख्याल में जैसे लीमन वगैरह, ठीक है जी, या कैल्शियम जो स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा होता है, माल्टे वगैरह इसमें, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें बनते हैं। इस तरह के फ्रूट वगैरह खुराक वगैरह कैल्शियम रिच इसको अवॉइड करना है, ज़्यादा फैटी खुराक जो है वो नहीं खाना है, ठीक है जी, ज़्यादा मुर्गन जो गज़ा है वो नहीं खाना है, इसको आप एजुकेट करते हैं। कॉम्प्लिकेशन इफ लेफ्ट अनट्रीटेड एंड मेडिकल एंड सर्जिकल ऑप्शन, आप फिर इसको मेडिकल ऑप्शन की ये दवाइयाँ जो है इस इलाज के लिए है, लेकिन अगर इसके साथ ये ठीक नहीं होता तो ये इससे फिर ख़तरा ये बनता है कि ये गॉल ब्लैडर फट सकता है, इससे फिर सिप्सिस होगी जी, जो कि आपके जिस्म के लिए बहुत ख़तरनाक होगी, इसलिए फिर सर्जरी जो है इसकी करवानी पड़ेगी यानी कोलिसिस्टेक्टोमी। सो ये आप एजुकेट करते हैं पेशेंट को, ठीक है जी। और नॉर्मली पेशेंट को पहले राउंड में डिस्चार्ज करते हैं, जब पेशेंट ठीक होता है अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है कि अंदर इन्फ्लेमेशन है, तो डॉक्टर इसको बताते हैं कि आप घर जाओ, अगर आपको दर्द वगैरह महसूस आता है तो फिर आप हॉस्पिटल आ जाओ, इसके बाद हम सर्जरी करेंगे। एक्टिविटी एम्बुलेट एंड इंक्रीज एक्टिविटी एज टॉलरेटेड, पेशेंट को आप कहेंगे कि आपने बिल्कुल घर जाके लेटना नहीं है कि आप लेटते रहेंगे, लेकिन जितना भी आप चल फिर सकते हैं, थोड़ा एक्टिविटी आप कर सकते हैं तो आप करेंगे। अब ज़्यादा तो आपको पता है रेस्ट्रिक्ट होता है इसमें ज़्यादा चलना फिरना, लेकिन थोड़ा जो एक्टिविटी है वो ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है जी। डाइट जो है कंसल्ट विद डाइटिशियन और न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू एस्टेब्लिश इंडिविजुअल न्यूट्रिशनल नीड्स, यानी आपके हॉस्पिटल में अगर कोई डाइटिशियन है तो इससे फिर आप अपने पेशेंट के लिए एक बैलेंस डाइट जो है चार्ट बनाते हो, पेशेंट को देते हो कि ये खाना जो है आपने खाना है जी, ठीक है जी। सो ये इसके लिए डिस्चार्ज प्लान है जो कि नर्सिस बना के देते हैं जी। सो ये आज का एक शॉर्ट सा लेक्चर था, ये ख़त्म होता है यहाँ पे।